वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 13 नवंबर 2021 और 13 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस शहर में छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। कंप्लीट जानकारी यहां से मैंने आपको दिया था और इस प्रश्न का राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजगीर में भी हाल ही में छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और कोशिश कीजिए कि इसे विस्तार पूर्वक लिखा जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलेंगे सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में खगड़िया जिले के किस खिलाड़ी का चयन राज्य स्तरीय क्रिकेट के अंडर 25 टीम में हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है विश्वजीत पिंचू गौचाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में खगड़िया जिले के रहने वाले विश्वजीत पिंचू गौचाला का चयन राज्य स्तरीय क्रिकेट के अंडर 25 टीम में हुआ है और यह टूर्नामेंट 20 नवंबर से हैदराबाद में शुरू होगा और इसी टूर्नामेंट के लिए अभी हाल ही में खगड़िया जिले के विश्वजीत पिंचू गौचाला का चयन किया गया है। अब यहाँ पे हमने इनके बारे में लिखा है कि विश्वजीत का चयन पहले 2019-20 के लिए सीके नायडू और अंडर 23 राज्य स्तरीय टीम के लिए हो चुका है। अर्थात इसका कहने मतलब ये है कि पहले भी ये राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और इसमें अगला है कि इसमें उन्होंने भागलपुर टीम के लिए क्रिकेट खेला था। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं खगड़िया की, क्योंकि ये खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। तो खगड़िया जो जिला है ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है और उनमें से खगड़िया जिला की बात करें तो खगड़िया जिला मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और मुंगेर प्रमंडल में अगर हम जिलों की बात करें तो मुंगेर प्रमंडल में कुल मिलाकर 6 जिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में खगड़िया जिले ने अमेरिका के उन क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है जहां मक्का का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक होता है। ये प्रश्न मैंने आपको डिटेल में कुछ दिन पहले बताया था कि अगर हम बात करें अमेरिका और खगड़िया के, तो अमेरिका में कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर मक्का का उत्पादन पूरे विश्व में सर्वाधिक होता है, लेकिन उस क्षेत्र को खगड़िया जिला तो प्रति हेक्टेयर मक्का के उत्पादन में ये अमेरिका के जो प्रसिद्ध क्षेत्र है उसको ये पीछे छोड़ दिया है खगड़िया जिला। तो ये भी जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रखना है इस वाले पॉइंट से। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार राज्य का किस जिले का 49वां वर्षगांठ मनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोहतास इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में 10 नवंबर 2021 को रोहतास जिले का 49वां वर्षगांठ मनाया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि 10 नवंबर 1972 को रोहतास जिले को शाहाबाद से अलग करके स्वतंत्र जिला बनाया गया था और इसी के उपलक्ष्य में अभी हाल ही में 10 नवंबर 2021 को इसका 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें रोहतास जिले की, तो रोहतास जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है और इसकी सीमा बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल तथा भोजपुर से लगती है। और इसके अलावा रोहतास जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड से भी सीमा साझा करता है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और एक प्रश्न मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि हाल ही में रोहतास में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए सोन नदी पर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसे आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। और यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूँ ये रिवीजन के तौर पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है। जितने भी मतलब करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं, जो प्रश्न यहाँ पे बनता है उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं यहाँ पर मैं दोबारा उनकी चर्चा कर देता हूँ। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रोजाना वीडियो को देखिए, यहाँ से आप करंट अफेयर्स तो सीखेंगे ही और साथ ही साथ आपका पुराना जो करंट अफेयर्स बना है उसका भी रिवीजन होता रहेगा। इस चीज का यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है आर हरि कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि रक्षा मंत्रालय की हाल ही की घोषणा के अनुसार वाइस एडमिरल आर हरि कुमार अगले नौसेना प्रमुख होंगे, लेकिन वह अभी पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, वर्तमान समय में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पद पर हैं, लेकिन अभी हाल ही में ये घोषणा किया गया रक्षा मंत्रालय के द्वारा कि अगले नौसेना प्रमुख नियुक्त होंगे आर हरि कुमार। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि नौसेना के वर्तमान प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह और इसकी सेवानिवृत्ति के बाद वह नौसेना की कमान 30 नवंबर 2021 से संभालेंगे, यानी कि आगामी 30 नवंबर को ये मतलब कि आर हरि कुमार अगले नौसेना प्रमुख होंगे। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना की स्थापना की बात किया जाए तो भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी
और भारतीय नौसेना मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई है। और ये भाग कौन कौन से यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला हमारा है वेस्टर्न नेवल कमांड और इसका हेडक्वार्टर यानी कि जो मुख्यालय ये मुंबई में है। और साथ ही साथ हमारा दूसरा है ईस्टर्न नेवल कमांड और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। और साथ ही हमारा तीसरा है दक्षिणी नेवल कमांड और इसका मुख्यालय कोची में है। तो तीनों यहाँ से आपको ध्यान रखना कि भारतीय नौसेना मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सारी जानकारी याद रखिए। अब चलिए हम यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य द्वारा देश के नेट जीरो संकल्प के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। तो अभी हाल ही में इसके लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लासगो में 2070 तक कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत के नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि योगी सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया और ये भी हाल ही में एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया था और यहीं पर अभी नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2070 तक के लिए ये मतलब लक्ष्य लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और इसी लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर इसमें हमारा अगला पॉइंट है योगी सरकार ने ऐसा मोबाइल ऐप तैयार कराया है जिसे कि कार्बन फुटप्रिंट की गणना किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त यह कुछ उपाय भी बताएगा जिसे अपनाकर आप कार्बन न्यूट्रल व्यक्ति हो सकते हैं। हमारा इसमें अगला पॉइंट है इसके लिए जनता अपने कार्बन फुटप्रिंट के बराबर पौधारोपण करके ऐप पर फोटो अपलोड करनी होगी और साथ ही साथ रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाना होगा। यहाँ पर कुछ बातें हैं इसे आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर चर्चा हुई कार्बन फुटप्रिंट की, तो जनता अपने मतलब कार्बन फुटप्रिंट के बराबर पौधारोपण करके उसका फोटो अपलोड करना होगा ऐप के माध्यम से और साथ ही साथ रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित करना होगा। और यहाँ पर आपको एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर चर्चा हुई कार्बन फुटप्रिंट की। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। तो यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में इसको लिखा है कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ किसी एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किया गया कुल कार्बन उत्सर्जन होता है और यह उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसों के रूप में होता है। तो आई होप कि यहाँ पर आप समझ चुके हैं कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी व्यक्ति, संस्था या फिर किसी उत्पाद के द्वारा कार्बन का उत्सर्जन होता है वही मतलब कह सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। और उसी को मतलब कह सकते हैं कंट्रोल करने के लिए मतलब कि आदमी या संस्था या फिर कह सकते हैं कोई उत्पाद उस चीज़ को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर मतलब पौधे लगाएंगे और साथ ही साथ रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। उसके आधार पर इसका फोटो ऐप पर अपलोड करना होगा जिसके बाद व्यक्ति न्यूट्रल कहलाएंगे यानी कि कार्बन न्यूट्रल कहलाएंगे। आई होप कि यहाँ पर आप सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 5वें प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत की जो रैंकिंग है इस मामले में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2022 के आधार पर भारत 10वें स्थान पर है यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर बता दूं कि जर्मन वाच संस्था द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर मौजूद है यानी कि भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। यह लगातार तीसरा साल है जब भारत इस रिपोर्ट में 10 देशों में स्थान बनाने में सफल रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है जो कि आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, इसे आपको याद रखना पड़ेगा हर हाल में। यहाँ पर इस वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इस बार इस रिपोर्ट में भारत 7वें स्थान पर है। अब यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है ऐसा, क्योंकि इसमें शीर्ष 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा जो स्थान है ये पूरा का पूरा रिक्त है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अगर हम बात करें सिर्फ मतलब देशों के आधार पर तो यहाँ पर भारत का स्थान होगा 7 वाले। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें रैंकिंग के आधार पर तो रैंकिंग के आधार पर भारत की जो मतलब की स्थिति है ये 10वें स्थान पर है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि इस रिपोर्ट में चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें स्थान पर स्वीडन, 6ठे स्थान पर नॉर्वे और 7वें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। आई होप कि यहाँ पर आप ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे 6ठे प्रश्न पे। हमारा 6ठा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के सैन्य प्रमुख को भारतीय सेना के मानद जनरल से नवाजा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेपाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नेपाली थल सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के मानद जनरल से नवाजा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि जनरल प्रभु राम शर्मा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दे के वार्ता के लिए भारत के 4 दिनों की यात्रा पर हैं और इसी दौरान अभी हाल ही में इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 1950 में शुरू की गई इस परंपरा को जारी रखते हुए इस पुरस्कार का वितरण किया और यह पुरस्कार समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1950 में की गई थी।
अब यहाँ पर देखिए शब्द आया है नेपाल। नेपाल एक देश है, तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो नेपाल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, उसे हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो आपको बता दूं कि नेपाल एक दक्षिण एशियाई राष्ट्र है और नेपाल के 85% नागरिक जो है ये हिंदू धर्मावलंबी है। और नेपाल विश्व के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पूरे विश्व में अगर हम बात करें सबसे बड़ा धर्मावलंबी हिंदू राष्ट्र, तो ये नेपाल है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, संसार की सबसे ऊंची 14 हिम श्रृंखलाओं में से 8 नेपाल में है, जिसमें कि संसार का सर्वोच्च शिखर सागरमाथा एवरेस्ट भी एक है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, ये नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। और साथ साथ एक बात ये भी ध्यान रखें, एवरेस्ट जो कि संसार की सबसे ऊंची चोटी है, इसे स्थानीय भाषा में नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हाल ही में अररिया की बेटी रेणु यादव को नेपाल में यातायात एवं भौतिक पूर्वाधार विभाग का मंत्रालय सौंपा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेपाल की राजधानी की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जो कि राज्य नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा नगर है। और यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है यह है नेपाली, और मुद्रा है नेपाल के रुपया, और राष्ट्रपति वर्तमान में विद्या देवी भंडारी, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देवा। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना। और साथ साथ यहाँ पर यह भी ध्यान रखें ये नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ग्लेशियर झील व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की निगरानी का निर्णय लिया है? यह निर्णय अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि उत्तराखंड सरकार ने पूर्व की आपदाओं से सबक लेते हुए अब पहले से ही ग्लेशियर झील व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की निगरानी का निर्णय लिया है। और इसके लिए राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के साथ कुल 2 समझौते किया है। यानी कि इस कार्य के लिए, यानी कि इस मतलब कि निगरानी कार्य के लिए 2 समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किया गया है। अब यहाँ पर बात आई है 2 MOU पर जो हस्ताक्षर हुआ, इसके तहत क्या क्या बातें लिखी गई है। हमने यहाँ पर दोनों को ऐड किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला पॉइंट हमारा यह है कि एक MOU के तहत IIRS, यहाँ पर जो लिखा गया यह शॉर्ट फॉर्म है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान का। तो एक MOU के तहत भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के अधिकारी आपदा प्रबंधन से संबंधित प्राधिकरणों को सैटेलाइट निगरानी पर प्रशिक्षण देंगे। यानी कि आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इसके तहत यानी कि पहले MOU के तहत यहाँ पर जो इसके अधिकारी होंगे ये आपदा प्रबंधन से संबंधित प्राधिकरणों को सैटेलाइट निगरानी पर प्रशिक्षण देंगे। और वहीं पर अगर हम बात करें दूसरे MOU की, तो वहीं दूसरी व मुख्य MOU के तहत IIRS यानी कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान राज्य के ग्लेशियर व यहाँ पे वह नहीं बल्कि वो होगा राज्य के ग्लेशियर व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के सैटेलाइट से निरंतर निगरानी करेगी। तो ये दोनों पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना है। दोनों समझौता अभी हाल ही में किया गया है। अब देखिए यहाँ पे चर्चा हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बने हैं हाल ही के दिनों में, तो सभी को हम लोग लगभग देखते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था। यानी कि अगर बात करें तो उत्तराखंड के राज्य की जो स्थापना हुई थी ये 9 नवंबर 2000 को हुई थी, और ये भारत का 27वां राज्य है। और अगला पॉइंट है कि वर्ष 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। यह भी ध्यान रखना है। और बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, और उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, या फिर उत्तराखंड को देवभूमि नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई प्राचीन धार्मिक स्थलों के साथ साथ गंगा तथा यमुना का उद्गम स्थल भी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें उत्तराखंड की राजधानी की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और वह भी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। और एक पॉइंट मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो कंप्लीट जानकारी यहाँ से आप लोग उत्तराखंड से संबंधित याद रखिए। भारत वाले मैप पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड की स्थिति है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य बना है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि अमेरिका सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में जुटी इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का नया सदस्य बना है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, अमेरिका इसका 101वां सदस्य बना है। अगला पॉइंट हमारा यह है कि ग्लासगो में चल रही COP26 के दौरान अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जॉन कैरी ने इससे संबंधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया, और इस प्रकार से अमेरिका 101वां सदस्य बन गया ISA का। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ISA की यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ये भारत सरकार की एक पहल है, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने 2 पॉइंट को ऐड किया है, दोनों का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत के वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड अभियान की शुरुआत को समर्थन मिला है। अभी 1 से 2 दिन पहले ही मैंने ये पॉइंट आपको बताया था। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि अमेरिका फरवरी 2021 तक भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है।
तो ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11 नवंबर को। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रति वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है और यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी कि इन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे हमारा अगला पार्ट है, इसकी शुरुआत वर्ष 2008 से की गई थी। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहते, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहते और इन्हीं के सम्मान में इस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में चुना गया है और ये प्रत्येक वर्ष 2008 से 11 नवंबर को मनाया जाता आ रहा है। हमारे यहाँ पे अगला पॉइंट है, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री है और उन्होंने यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देश में शिक्षा के ढांचे में सुधार का सपना देखा था और उन्होंने इसे पूरा करने का भी प्रयास किया था। अब यहाँ पर हम चलेंगे 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट T20 टीम का नया उपकप्तान किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि KL राहुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पे उपकप्तान की बात किया जा रहा है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप के आगाज से पहले ही विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। ये पॉइंट आप लोग पहले से जानते होंगे, ये घोषणा पहले ही कर दिया गया था विराट कोहली के द्वारा। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि अब भारतीय T20 का कप्तान रोहित शर्मा और उपकप्तान KL राहुल को बनाया गया है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, कप्तान की अगर बात किया जाए तो रोहित शर्मा को और वहीं उपकप्तान KL राहुल को बनाया गया है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है यानी कि कोहली के अर्थात विराट कोहली के बतौर कप्तान खेले गए आखिरी मैच में भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया है और वर्ल्ड कप में भारत के सफर के अंत के साथ ही कोच रवि शास्त्री का भी कार्यकाल खत्म हो गया और अब भारतीय टीम का जो कोच नियुक्त हुआ ये राहुल द्रविड़ को बनाया गया। मुख्य कोच के तौर पर राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं रोहित शर्मा और KL राहुल की। तो रोहित शर्मा को ओकली आईवेयर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जबकि KL राहुल रियलमी स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये सारी भी जानकारी आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब देखिए हमें चर्चा हो रही क्रिकेट की, तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था यह है ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो सबसे पहले आप ICC का फुल फॉर्म याद रखिए, ये फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, कई बार प्रश्न बने। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखिए, ICC का सिद्धांत क्या है? ICC का सिद्धांत है अच्छाई के लिए क्रिकेट और इसकी जो स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को हुआ था। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और वर्तमान में इसके जो सदस्य देशों की अगर बात किया जाए तो 106 देश इसके सदस्य हैं ICC के और आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। और ICC के जो वर्तमान चेयरमैन है यह है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और ICC के CEO की बात करें तो ये जोफ एलाडिस हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, वर्तमान में ये ICC के CEO हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, इससे पहले ICC के CEO थे मनु साहनी जो कि भारत के थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया जिसके बाद जोफ एलाडिस को इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला इंडियन ब्रांड कौन बन गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि लावा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में डिटेल जानकारी दे दूं कि घरेलू मोबाइल कंपनी लावा इंटरनेशनल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 5G स्मार्टफोन पेश करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है। भारत में अगर हम देखें तो पहला भारतीय ब्रांड बना है जो कि 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमने अगले पार्ट में कुछ और भी चीज़ों को लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इस स्मार्टफोन को अग्नि नामक ब्रांड के तहत लॉन्च किया गया और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित कंपनी के कारखाने में किया जा रहा है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इस मतलब नए स्मार्टफोन का जो नया संस्करण है यानी कि लावा मोबाइल का जो नया संस्करण है ये अग्नि ब्रांड के नाम से इसे लॉन्च किया गया है और इसका जो निर्माण हो रहा है उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक कारखाना है लावा का, वहीं पे इसका निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि लावा इंटरनेशनल एक भारतीय बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्डवेयर और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना वर्ष 2009 में एक दूरसंचार उद्यम की शाखा के रूप में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखना कि इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। और इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक हैं हरिओम राय, सुनील भल्ला, शैलेंद्र राय तथा विशाल सहगल। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पे बात हो रही है स्मार्टफोन की। तो स्मार्टफोन की अगर बात किया जाए तो इस कैटेगरी में 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला इंडियन ब्रांड बना है लावा। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे 12वें प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न कि हाल ही में मथुरा में व्रज उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मथुरा में 10 दिवसीय ब्रज उत्सव का उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पे बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला हाथी अस्पताल बनाया गया है और साथ ही साथ हाल ही में उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई है। और काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन भी उत्तर प्रदेश में ही किया गया था जिसे कि अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है।
और हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया। और इसके अतिरिक्त हाल ही में उत्तर प्रदेश में DRDO ने फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोला है। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त और भी कई सारे पॉइंट हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग पहले से भी जानते होंगे। और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, हाल ही में लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत के पहले हेल्थ ATM की शुरुआत की गई है। और अयोध्या की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में एक शहर है अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। और हमारा अगला पॉइंट है कि मथुरा में भारत के पहले हाथी अस्पताल की शुरुआत की गई है। और साथ ही साथ हाल ही में उत्तर प्रदेश के महोबा पान और काला नमक चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। कंप्लीट जानकारी एकदम से मैंने आपको यहाँ पर पिछली वीडियो में दिया था। आप बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप चाहें तो इसको विस्तार पूर्वक भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, इस सीरीज की अगर PDF आप पाना चाहते हैं तो हमारे BPSC मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहाँ से इसका PDF फाइल को आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल हैं, ऑनलाइन टेस्ट हैं, ये सभी को BPSC मेकर ऐप से एक्सेस किया जा सकता है। तो जो लोग इसे ज्वाइन करने इच्छुक हैं तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और ये आप 1 वर्ष के लिए वहाँ से आप प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।